ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देके जिसकी हिफाजत हमने की है, उस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। जब जब हमारे तिरंगे की आन बान शान पे कोई आंच आई है, तब तब देश का हर एक नागरिक और सिपाही तत्पर रहता है अपनी जान देने के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ था 26/11 को, जब पाकिस्तान के एक टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयब ने मुंबई में 12 अलग अलग जगह पे अटैक किया। आपने देखा होगा कि एक 55 साल के एएसआई उम्बाले कसाब को भिड़ जाते हैं, 5 गोलियां पेट में लेते हैं AK-47 एक लाठी के साथ, और फिर उसको पकड़ते हैं और पकड़ ढीली नहीं होने देते। हमें मिल जाएंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। नोटों में सिमट कर, सोने में लिपट कर मरे कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। और इसमें हमारे देश के सिपाहियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए ताकि हमारा देश सेफ फील कर सके, हमारा देश सुरक्षित रह सके। अब सवाल उठता है कि हमारे देश में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट को रोकने का काम करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करती है, उनके होने के बावजूद भी हमें क्यों नहीं पता लगा कि ऐसा कुछ अटैक होने वाला है। इस कमी को महसूस करा गया और इसको पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2008, 26 से 29 नवंबर को ये अटैक हुआ था, और उसी साल में 31 दिसंबर 2008 को एनआईए का गठन किया गया, और जिसका एक्ट 2009 में सरकार लेके आई। ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, इसमें एंट्री लेने का क्या तरीका है, और इसमें जो जॉब एनआईए सब इंस्पेक्टर की है उसका क्या वर्क प्रोफाइल रहता है, उसमें सैलरी क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या वो सूटेबल है गर्ल्स के लिए, इन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूं। और मैं सीमा चौहान आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल बी ऑथेंटिक पे। जैसा आप लोगों को पता ही है कि मैंने अपने YouTube चैनल पे एसएससी सीजीएल की सभी जॉब की एक सीरीज चलाई है, ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कंफ्यूज ना हो। इतनी मेहनत करने के बाद आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो कि आपको किस जॉब के लिए जाना है, आपकी ड्रीम जॉब क्या है, और किस जॉब के लिए आप सूटेबल है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर सूटेबल जॉब आप नहीं भरते तो आपकी सारी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो ये चीज मैं नहीं चाहती, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी है जिसको एक बार आप हासिल कर लेते हैं तो चांसेस रहते हैं कि पूरी लाइफ टाइम आप उसी जॉब में रहेंगे। तो सोच समझ के अपने ऑप्शन को भरिए। इस चीज में आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने ये सीरीज चलाई है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं एनआईए ऑर्गेनाइजेशन की। महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल पर एनआईए का नया खुलासा जो है वो सामने आया है। यहां पर मुंबई महाराष्ट्र में आईएसआईएस का स्लीपर सेल तैयार हो रहा था। According to the NIA, arms and ammunition has also been seized from many of these locations. ये एनआईए एक काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। अगर हम इसकी वेबसाइट पे डेफिनेशन को चेक करें तो इसके अकॉर्डिंग इट इज empowered टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड टू क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम स्टेट अंडर रिटन परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका मतलब है कि आपको किसी भी स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप एनआईए में वर्किंग है। आप किसी भी केस पे डील कर सकते हो सिर्फ शक के बिना पे। हाँ जी, अगर मैं पुलिस की और एनआईए के डिफरेंस की बात करूं तो पुलिस एक क्राइम होने के बाद सीन में आती है और एनआईए क्राइम होने से पहले। ये एक प्रिवेंटिव एजेंसी है, कोई भी क्राइम देश में ना हो इसको एंश्योर करने का काम है एनआईए का। इसी पर्पस के लिए इसको बनाया गया था कि पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि ऐसी कोई चीज तो नहीं होने वाली जो हमारे देश को तोड़ दे, जो हमारे देश को खोखला कर दे। और ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिवली काम करती है कि हमारे देश की एकता को खंडित कर दिया जाए, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा हड़कंप मचा दिया जाए। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनआईए की वेबसाइट जब मैं चेक कर रही थी तो उसमें मुझे कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिली जिनको कि एनआईए ने बैन करा हुआ है। अगर मैं उन ऑर्गेनाइजेशन को बताऊं, been taken into custody by the NIA from Bellary in the Rameshwaram Cafe blast case. Questioning that's currently underway. Of course, yet to ascertain whether this is the same man that we see on CCTV footage who has been arrested for the moment. As the NIA probing the matter. In a nationwide crackdown, NIA has arrested 8 people who have linkages with a banned organization ISIS. As per NIA, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है बाबर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, अल बदर, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसको बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एनआईए ने करार दे दिया है और इनके ऊपर पूरी सख्त नजर रखी जाती है।
उसके बाद अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जैसा कि एनआईए एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब इसका खुद का अपना एक्ट है, उस एक्ट के थ्रू ही ये काम करती है। और उस एक्ट में जो फर्दर कैटेगराइजेशन दे रखी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसके थ्रू एनआईए काम करेगी। ये एक्ट्स हैं ऑफेंसेस अंडर एक्ट्स सच एज एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। इस तरीके के 6-7 एक्ट हैं जिसके थ्रू एनआईए काम करेगी, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो एनआईए के फॉर्मेशन के बाद जो आईबी और रो का रोल था वो कैसा रहा, क्या वो कम हो गया या ज्यादा हो गया? तो देखिए, जो आईबी है वो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी पे चेक करती है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें कोई खलल ना आए। वैसे ही जो रा है वो इंटरनेशनल क्राइम पे ऊपर नजर रखती है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश को अफेक्ट ना कर सके। तो डेफिनेटली एनआईए की फॉर्मेशन के बाद इनका रोल कम हुआ है और इनकी पोजीशन भी कम हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा होने की वजह से ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए एनआईए का गठन किया गया। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफी इंपॉर्टेंट केस भी सोल्व करे हैं। अगर मैं कुछ केसेस के एग्जाम्पल आपको बताऊं तो इसमें है समझौता ट्रेन ब्लास्ट केस, हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस, अजमेर शरीफ ब्लास्ट केस, दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट ऑफ 2011 जिसमें 15 लोगों की जान गई थी। जो डेविड हेडली था, मुंबई अटैक का मेन जो दोषी था, उसके बारे में भी पूछताछ एनआईए के द्वारा ही करी गई थी। तो एनआईए टाइम टू टाइम बहुत सारे फेमस केस को भी डील करती है। और एनआईए के बारे में ज्यादा हमें इसलिए नहीं पता लग पाता क्योंकि इसके बारे में खुल के कहीं भी नहीं लिखा जाता। ये एक अंडरकवर एजेंसी है, इसमें काम करने वाले लोगों को ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती और ना ही उनको रिकॉग्निशन की चाह होती है। वो जिस तरीके से काम करते हैं उनका पर्पस सिर्फ देश को सर्व करने का होता है। उनकी जो इंडिविजुअल रिकॉग्निशन है उसके ऊपर उनको ज्यादा ध्यान नहीं जाता। एक बहुत बढ़िया वेब सीरीज है द फैमिली मैन, आई होप आप लोगों ने भी वो देखी होगी। और जिस तरीके से मनोज वाजपेयी ने उसमें रोल प्ले करा है वो वंडरफुल है। और उस चीज को देख के हम लोगों के भी रोंगटे खड़े होते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें काम करने का मौका मिल सकता है। वेलकम टू थ्रेट एनालिसिस एंड सर्वेलेंस सर। वी प्रेडिक्ट अटैक्स बिफोर दे हैपन। और ये हैं सीनियर एनालिस्ट श्रीकांत तिवारी। क्या फायदा ऐसा काम का जहां तुम्हें ये तक याद नहीं कि तुम्हारी फैमिली भी है। Somebody has to step up and do this job. जब देश सुरक्षित है तो हमारे परिवार सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। आप लोगों को भी इसमें काम करने का मौका मिल सकता है अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करते हैं। तो आज मैं जिस जॉब की वर्क प्रोफाइल के बारे में आपको बताने वाली हूं वो है एनआईए सब इंस्पेक्टर में। तो आप इसमें कैसे एंट्री ले सकते हो? आप इसमें एसएससी सीजीएल के थ्रू एंट्री ले सकते हो। ये एक ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में करी है, आर्ट्स में करी है, आपने कॉमर्स या फिर इसमें साइंस में की है, बीटेक आपने अगर की है, बीटेक बीएससी, तो उसके बाद आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं इस एग्जाम में बैठने के लिए। एक आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और यूआर कैटेगरी के लिए आपकी एज 30 से कम होनी चाहिए, 30 या 30 से कम। तो उसके बाद आपका एग्जाम होगा टीयर 1 एग्जाम, टीयर 2 एग्जाम। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कितने उसमें क्वेश्चन रहते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी अपने चैनल पे 2 वीडियो डाल चुकी हूं। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप पूरी इंफॉर्मेशन एसएससी सीजीएल एग्जाम की वहां से ले सकते हैं। तो एक बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, कुछ फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड रहते हैं जिसको आप इस जॉब का ऑप्शन भरने से पहले ही इंश्योर कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने एग्जाम भी क्रैक कर लिया और आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो कि आपको ये जॉब मिल जानी चाहिए, बट आपने फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड मीट नहीं करे, तो उसके बाद आपको कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलती। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात, जो हाइट क्राइटेरिया मेल कैंडिडेट के लिए है दैट इज 170 सेंटीमीटर एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट इट इज 160 सेंटीमीटर। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए ये 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए ये कोई एलिजिबिलिटी नहीं बनती। उसके बाद अगर मैं आई साइट की बात करूं तो ये 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई। उसके बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, आपकी कॉमन सी चीजें इसमें चेक करी जाती है और एक बार आप दोनों एलिजिबिलिटी को मीट कर लेते हैं उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है एनआईए डिपार्टमेंट में। तो पोस्टिंग के बाद आपकी जो आपको काम मिलता है वो मेनली 3 डिवीजन है जिसमें आप काम करते हो। जो फर्स्ट डिवीजन है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकेंड डिवीजन है पॉलिसी रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टिगेशन।
एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में आपको एनआईए के एम्प्लॉई की सर्विस बुक मेंटेन करनी पड़ती है, उनकी छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और जो भी एडमिन से रिलेटेड काम होते हैं वो सारे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में करने पड़ते हैं। पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन में जो कि इसके साथ में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनआईए के साथ कनेक्टेड रहती है, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। तो इन सबके साथ जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो आपकी कोऑर्डिनेशन विंग करती है। जो थर्ड डिपार्टमेंट है दैट इज इन्वेस्टिगेशन विंग। इसमें डायरेक्टली आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है किसी भी केस को लेके, और ज्यादातर कैंडिडेट्स को यही विंग पसंद होता है क्योंकि ये काफी एडवेंचरस रहते हैं। तो ये मेनली आपके 3 डिपार्टमेंट रहते हैं। उसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करूं तो ये लेवल 6 की 4200 ग्रेड पे की जॉब है, और इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 के इन सिटी एक्स में मिलता है। और उसके साथ साथ जो अलग अलाउंसेस होते हैं जो हर किसी को सरकारी नौकरी में मिलते हैं, मेडिकल अलाउंसेस, ऑनरेरियम, दिवाली बोनस और यूनिफॉर्म तो एनआईए में होती ही नहीं है। एक जैकेट जिसको आप फोटोज में बार बार देखते हैं वो प्रोवाइड कर दी जाती है, बट कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म नहीं दी जाती, क्योंकि एनआईए का जो मकसद रहता है, ये लोग ज्यादातर अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा के रखते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे काम करते हैं, लोगों को नहीं पता होना चाहिए कि किस मिशन पे ये काम करते हैं, तो इसीलिए इनको कोई यूनिफॉर्म नहीं दी जाती। इनको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाता है, और उसके साथ में 13 महीने की सैलरी एनआईए सब इंस्पेक्टर को मिलती है। तो इसमें एक अच्छी खासी सैलरी है। अगर मैं सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन की बात करूं तो फर्स्ट प्रमोशन इसका इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है, देन डीएसपी, देन एएसपी, फिर एसपी एंड एसएसपी। तो जो कैंडिडेट एएसपी तक रिटायर होंगे या एसपी की पोस्ट तक रिटायर होंगे वो डिपेंड करेगा कि आप किस एज में इसमें आपने ज्वाइन किया है। अगर आप देखिए अपनी अर्ली 20s में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके हाईली चांस रहते हैं कि आप एसपी तक भी पहुंच जाएंगे, अदरवाइज मोस्टली कैंडिडेट एएसपी की जॉब तक ही पहुंचते हैं और उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रांसफर पॉलिसी की, तो ये ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे स्टेट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, तो आपको किसी केस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट में पोस्ट करा जा सकता है। तो उसके बाद भी आपकी ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये हाईली ट्रांसफरेबल जॉब है। तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज को ज्वाइन करने से पहले। जिनको ट्रांसफरेबल जॉब ज्यादा पसंद नहीं है तो वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। हर एक वीडियो में मैं हर एक पोस्ट के आपको प्रोज भी बताती हूँ एंड कॉन्स भी बताती हूँ, ताकि आप एक रैशनल डिसीजन ले पाए। देखिए, ना तो मैं किसी जॉब को यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ, ना मैं आप लोगों को डीमोटिवेट कर रही हूँ। जितनी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम मेरी नॉलेज में है उतनी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, बट हो सकता है कि उसमें से कोई पॉइंट छूट जाता है या रह जाता है, तो वो आपके लिए है, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। इसीलिए कमेंट बॉक्स दिया गया है और आप लोग करते भी हो, उस चीज के लिए मैं आप लोगों की थैंकफुल हूँ। तो चलिए प्रोज की बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें डायरेक्टली आप अपने देश को सर्व कर सकते हो। एक जो फीलिंग सेटिस्फेक्शन की आती है, जो सुकून की नींद आपको आती है, वो इस जॉब में काम करने के बाद आती है। आपके दिल को पता होता है कि आपने देश के लिए काम किया है, आपने अपनी जान को खतरे में रख के भी कई बार लोग इसके लिए काम करते हैं। दूसरा है कि इसमें अच्छी खासी सैलरी और सोशल स्टेटस भी है, तो ये भी मैं आपको एक एडवांटेज में ही काउंट करने को कहूंगी। उसके बाद हम बात करें इसके कॉन्स की, तो कॉन्स तो देखिए डिपेंड करता है आपके नजरिए में कि आपको कौन सी चीज इसकी नेगेटिव लगती है। अगर मैं जनरली बात करूं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका हो सकता है कि ये ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है। अगर आपको ट्रांसफर पॉलिसी नहीं पसंद, बार बार ट्रांसफर होना नहीं पसंद, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। दूसरा है कि इसमें थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहता है, तो ये स्ट्रेसफुल हो सकती है। जिन लोगों को लगता है कि उनकी जॉब होनी चाहिए 9 to 6, उन लोगों के लिए पोस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी टाइम आपको काम करना पड़ सकता है। तो आप ये चीज सोच समझ के इसमें ज्वाइन करना। तो फिर हम बात करते हैं कि क्या ये पोस्ट गर्ल्स के लिए सूटेबल है। गर्ल्स के लिए ये जो बिल्कुल सूटेबल है और कोई भी लड़की इसमें काम कर सकती है अगर वो इन चीजों को ध्यान में रखे। सबसे पहली चीज ट्रांसफर होती रहेगी, दूसरा वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहेगा, और तीसरा थोड़ा एडवेंचरस काम रहेगा, थोड़ा सा रिस्की आपके लिए हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के अगर आप इसके लिए फिर भी ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभा सकते हो। तो देखिए,
एनआईए का जो मेन काम होता है अपने देश में टेररिज्म को रोकना, टेररिस्ट लोगों को पकड़ना, अपने देश की सुरक्षा को बनाए रखना। और जो इस तरीके की चीजें होती रहती है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड रहती है अपने देश को, इंडिया को तोड़ने के लिए, तो उनको रोकना भी एनआईए का काम है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन फंडिंग करती है इंडिया में ताकि यहाँ पे कुछ इस तरीके के दंगे भड़काए जा सके, दंगे करे जा सके। तो उन चीजों के बारे में भनक लगना, उन चीजों के बारे में भनक लगाना और उस पर काम करना, यही एनआईए का काम है। इसको बखूबी निभाती आई है और जैसे मैंने आपको बताया कि इसने बहुत सारे केस सोल्व करे हैं और भविष्य में भी ये इस चीज के लिए पूरी तत्पर है कि किसी तरीके की एक्टिविटी अगर यहाँ पे संदिग्ध दिखती है तो उस पर इमीडिएटली एनआईए एक्शन लेती है। एक और चीज है जो कैंडिडेट ये पूछते हैं कि एनआईए सब इंस्पेक्टर के साथ क्या वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, अपने आप में ही एक फुल फ्लेश्ड जॉब है, तो इसमें रहते हुए शायद आपको टाइम नहीं मिलेगा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आप इस चीज को भी पहले कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका एम यूपीएससी में जाना है तो आप इस जॉब को सिलेक्ट ना करें। दूसरी जॉब है जैसे कि डिविजनल अकाउंटेंट है, ये एएसओ की पोस्ट है जिसमें आपको टाइम मिलता है इसके कंपैरिजन में, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, बट इसमें आपको यूपीएससी के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगर कोई पॉइंट मुझसे रह गया है और या कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, आप बिल्कुल खुले दिल से वहां पे लिख सकते हैं। और थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।